हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेसिंग के बारे में पढ़ा था और वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बैटन्स को मैंने कहा था कि अगले वीडियो में, तो आज हम लोग इस वीडियो में बैटन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्विक रिवीजन हो जाए क्या? एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लेसिंग से रिलेटेड। आपका मेरा सबका फ़ायदा होगा। देखिए, लेसिंग बिल्टअप कॉलम में ज़रूरत था। बिल्टअप कॉलम जो कई मेंबर्स को मिल के बनते हैं उन्हें बिल्टअप कॉलम कहते हैं। ठीक है, इनका हमेशा स्ट्रेंथ जो होता है सॉलिड कॉलम से लेस रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बात करते हैं लेसिंग में हम लोगों ने कई चीज़ें देखी। मटेरियल को एक साथ रखने का काम करता है। ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स को एक साथ रखने का काम करता है। इसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर की तरह डिज़ाइन करते हैं, टेंशन के लिए चेक करते हैं, इसीलिए ये आइडियलाइज ट्रस मेंबर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसमें बैटन्स के साथ भी बना सकते हैं और नहीं भी, डिज़ायरेबल है कि नहीं बनाएं। लेसिंग दे रहे हैं तो लेसिंग दें। सिंगल रिवेट के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है और डिज़ायरेबल है कि एक से ज़्यादा दो रिवेट भी इस्तेमाल कर लें ताकि और स्ट्रेंथ मिले। लेस कॉलम का जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है जो अबाउट एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लेसिंग, ये लेस्ड कॉलम की ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए, मतलब एक तरह से लीस्ट, जो बैटन में हमने बात की थी कि लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग मैक्सिमाइज़ करते हैं। दूसरी बात, मेन पॉइंट देख लेते हैं कि जो अपोजिट पैरेलल प्लेन में हम लोग लेसिंग देंगे वो एग्जैक्ट शैडो होनी चाहिए इसकी, टॉर्शन को वो करने के लिए 5% जो स्लेंडरनेस रेशियो होल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो पूरे कॉलम का होता है वो 5% इंक्रीज़ हो जाता है बाय यूजिंग लेसिंग। और इसको डिज़ाइन करते हैं हम लोग ट्रांसवर्स शियर के लिए, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। अगर P हमारा एक्सियल लोड है तो उसका 2.5% ट्रांसवर्स शियर होगा, उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। लेकिन एक चीज़ शायद वहाँ मैंने बताना भूल गया था कि अगर बेंडिंग अवेलेबल है, बेंडिंग भी हो रही है, तो उसकी वजह से एक एडिशनल शियर आएगा, उसको भी कंसिडर करेंगे। फिर डिज़ाइन पैरामीटर था, ये सिंगल लेसिंग दी जा रही है, ये डबल लेसिंग दी जा रही है कि कंपोनेंट कॉलम के लिए लैम्डा सीसी स्लेंडरनेस रेशियो 50 या 0.7 लैम्डा होल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थीटा 40 से 70 के बीच में। और क्या बात की थी हम लोगों ने? लेंथ ऑफ लेसिंग L1/2 अगर थीटा 45 है, या L1 कोसेक थीटा, ये थीटा ये है, अगर ये डिस्टेंस L1 है तो L1 कोसेक थीटा। ठीक है, थिकनेस विथ ऑफ लेसिंग मेंबर था 3D। थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर D इज द डाया बोल्ट। थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर L/40 फॉर सिंगल लेसिंग एंड L/60 फॉर डबल लेसिंग। स्लेंडरनेस रेशियो 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन T/√12 होता है। इफेक्टिव लेंथ, इसमें हमने बोला था कि केवल ये वाला याद कर लीजिए कि ये केस रहेगा कि सिंगल बोल्ट और सिंगल लेसिंग सिस्टम तो 1L, बाकी सब में 0.7L। ठीक है, इसको डिज़ाइन कंप्रेसिव फोर्स के लिए, चेक टेंशन फोर्स के लिए करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट लेसिंग। अगला हमारा लेक्चर है बैटन्स का। तो बैटन्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ कि बैटन्स का काम भी क्या था। बैटन्स का काम भी है मेंबर्स को यूनियन करने का। बैटन्स मेंबर को कनेक्ट किए रहते हैं टू मेक मेंबर यूनियन सेक्शन, जैसे लेसिंग कर रहा था। बस तरीका क्या है? तरीका है थोड़ा अलग। तो बैटन्स कुछ इस प्रकार लगाए जाते हैं। अगर मैं बोलूँ लेसिंग वाले केस में थीटा = 90 डिग्री हो जाए तो वो बैटन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बैटन कुछ इस प्रकार लगाए जाते हैं। यहाँ इन दो करस्पॉन्डिंग बैटन के बीच की डिस्टेंस को मैं C कह रहा हूँ, उसी को मैं कंपोनेंट कॉलम बोलूँगा, या लैम्डा CC इसी के लिए यहाँ पे भी चेक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बैटन से रिलेटेड कोडल क्लॉज। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली नहीं है क्योंकि बैटन्स में भी लगभग लेसिंग से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। लास्ट में मैं रिलेट भी कर दूंगा। बैटन से रिलेटेड कुछ कोडल क्लॉज क्या जस्ट लाइक लेसिंग, बैटन में भी 4 एंगल सेक्शन या 2 C सेक्शन को कनेक्ट किया जा रहा होगा, या 2 I सेक्शन को कनेक्ट किया जा रहा होगा।
ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस सी वाई, यहाँ पे भी सिमिलरली सी वाई हो रहा होगा कहीं ना कहीं सेंट्रोइडल डिस्टेंस, बीच में एस डिस्टेंस। तो ये टोटल हो गया लेंथ, और ये इक्वल टू हो जाएगी एस प्लस सी वाई प्लस सी वाई, दैट इज 2cy, ये लेंथ हो गई। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बैटन दिया गया है दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए, तो उसकी लेंथ कितनी, s प्लस 2cy, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री, लेंथ हमको पता चल गया, पहली चीज़ थीटा, दूसरी चीज़ लेंथ हमको पता चल गई कितनी, s प्लस 2 टाइम्स cy, ठीक है। मतलब जो उसकी स्पेसिंग है, जो गैप है, एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। और क्या बात है कि कंपोनेंट कॉलम वाला क्लॉज यहाँ पे सेम है, एग्जैक्ट सेम है, क्या कि लैम्डा सी सी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा होल की बात आई तो बैटन लगाने की वजह से जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो पूरे कॉलम का होता है, लैम्डा इफेक्टिव, वो 10% इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब 1.1 टाइम्स जो लैम्डा ओरिजिनल रहा होगा, मतलब 10% इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ कितना हो रहा था, वहाँ 5% हो रहा था, इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ 10% इंक्रीज हो गया। लेंथ हम निकाल ही लिए हैं। बात करें थिकनेस की, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि सिंगल लेसिंग केस में थिकनेस कितनी थी और डबल लेसिंग के केस में थिकनेस कितनी थी। सिंगल लेसिंग में L/40 था और डबल लेसिंग के केस में L/60 था। तो मैंने बोला था कि इन दोनों के बीच का L/50 बैटन्स के केस में होगा। तो वही एग्जैक्टली यहाँ बैटन्स के केस में थिकनेस जो होती है, थिकनेस ऑफ बैटन्स L/50 होती है, वे L इज़ द लेंथ ऑफ बैटन, ठीक है। बात करते हैं विथ या डेप्थ, अगर मैं इसको बोलूँ ये वाला डायमेंशन, विथ या डेप्थ, ठीक है। अगर आप उसको विथ बोल रहे हो तो विथ, डेप्थ बोल रहे हो तो डेप्थ, विथ ऑफ बैटन्स। अब देखो इसमें दो पार्ट है विथ ऑफ बैटन्स में। क्या, पहला ये कि ये जो दो बैटन्स हैं इनको इंड बैटन्स बोलते हैं, क्योंकि ये इंड में लगे हैं, इंड बैटन्स। और ये जो दो बैटन्स हैं ये इंटरमीडिएट हैं, बीच वाले हैं, इंटरमीडिएट बैटन्स हैं। तो इन दोनों का अलग अलग क्लॉज है विथ का। देखते हैं, इसको मैं अगले पेज पे कर दे रहा हूँ। पहला बात करते हैं इंटरमीडिएट बैटन्स के लिए। इंटरमीडिएट बैटन्स थोड़े से कम चौड़े भी रहेंगे तो चलेगा, तो इसीलिए इसका याद कर लीजिए कि इट शुड नॉट बी लेस देन 2b एंड 3/4 टाइम्स L1, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस देन 2b एंड 3/4 टाइम्स L1। दोनों में जो मैक्सिमम है उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों से बड़ा ही होना चाहिए। दूसरे में मैं बोलूँ कि जो इसकी विथ होगी, मैं यहाँ पे विथ को b से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट बैटन्स की विथ जो होगी 2b या उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि b क्या है। b है आपका फ्लेंज का विथ। जैसे जो भी सी सेक्शन लगा रहे हो, एंगल सेक्शन लगा रहे हो, तो ये जो फ्लेंज है उसकी विथ b है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंटरमीडिएट के केस में। इंड बैटन्स है तो इंड बैटन्स के लिए थोड़ा चौड़ा रखना होता है, तो इट शुड नॉट बी लेस देन, एक तो 2b वाला सेम है एंड 3/4 L की जगह L। इन दोनों में जो बड़ा है उससे छोटा नहीं होना चाहिए इंड बैटन्स की।
तो डेप्थ ऑफ, हमें एक चीज़ पता चल गया, डेप्थ बोलो या विड्थ बोलो, विड्थ ऑफ इंड बैटन्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन्स। ठीक है, इंटरमीडिएट बैटन्स। एक क्लॉज आता है कि कितने बैटन्स होने चाहिए, एक ये भी आता है कि ठीक है भैया ये बताओ कि इंटरमीडिएट और ये सब है तो हमें कितने बैटन्स लगाने चाहिए। तो उसका है कि एटलीस्ट ऐसे लगाओ बैटन्स कि एटलीस्ट, ये मैं सीधे लिख दे रहा हूँ क्लॉज, कि एटलीस्ट इंड बैटन्स के साथ साथ 2 इंटरमीडिएट बैटन्स होने चाहिए, 2 इंटरमीडिएट बैटन्स होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि 2 इंटरमीडिएट बैटन्स, चलो वो तो बात है, या तो इसको इस वे में भी कहा जा सकता है कि जैसे आप देखें ये एक इंड बैटन हो गया, ये एक इंड बैटन हो गया। अगर दो इंटरमीडिएट बैटन लगा रहे हैं तो टोटल कॉलम कितने पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 पार्ट में बट रहा है। तो दूसरा ये वो बोला जाता है कि एटलीस्ट कॉलम सेक्शन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे बात आती है कि वहाँ पे तो हम लोगों ने लेसिंग को देखा था कि लेसिंग एक्सियल फोर्सेस के लिए डिज़ाइन हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सियल फोर्सेस की वजह से ट्रांसवर्स शियर की वजह लिए लेसिंग डिज़ाइन हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे बैटन्स जो होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग चाहें तो मार्क कर लें, डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट और एंड लॉन्गिट्यूडिनल shear force generated by transverse shear force, इसको हम VT करते हैं। और VT इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन 2.5% ऑफ या 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्सियल लोड, ये होगा। तो ये हो गया बैटन के बारे में बात है। ठीक है, ये बैटन्स के बारे में बात हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेसिंग और बैटन्स दोनों एक साथ नहीं दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लेसिंग एंड बैटन शुड बी प्रोवाइडेड साइमल्टेनियसली, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देना हूँ, उसके लिए फिगर बनाना होगा 2 मिनट। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर स्टेटमेंट में ये वाले स्टेटमेंट पढ़ा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि ट्रांसवर्स शियर फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट भी आएगा और लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स भी आएगा। तो कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 चैनल सेक्शन थे, इस पे कुछ PU लोड था, 2 चैनल सेक्शन, यहाँ बैटन लगाए, यहाँ बैटन लगाए। ठीक है, कुछ PU लोड था, PU लोड की वजह से VT फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स शियर फोर्स आया होगा, जो कि 2.5% ऑफ PU होगा, उसको मैं VT मान लेता हूँ। तो वो VT कहीं यहाँ लग रहा होगा, तो उसका आधा ये झेलेगा, ये वाला VT/2, आधा ये वाला झेलेगा VT/2। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक साइड वाले बैटन्स को ही देख रहा हूँ, ये एक साइड वाले ही बैटन्स को देख रहा हूँ, बाकी बैटन्स को नहीं देख रहा हूँ। एक साइड के बैटन, इसके अपोजिट साइड इसके सेम होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कि इधर एक वी टी बाई टू या वी बाई टू इधर रेजिस्ट कर रहा है। सिमिलरली इधर से वी बाई टू इधर रेजिस्ट कर रहा है। ट्रांसवर्स शियर फोर्स दोनों तरफ लगेंगे, दोनों तरफ से लगेंगे। तो इधर से वी बाई टू ये रेजिस्ट कर रहा है, इधर से ये रेजिस्ट कर रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेंटर टू सेंटर, सी कंपोनेंट कॉलम की डिस्टेंस। तो क्या मैं अगर इस मिड पॉइंट के अबाउट देखूं तो ये वी टी बाई टू, ये वी टी बाई टू और ये वी टी बाई टू मिल के एक कपल डेवलप कर रहे हैं, एक मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से एंड पे एक मूवमेंट डेवलप हो जाएगा, एम मूवमेंट इन दोनों की वजह से डेवलप हो जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी बाई टू इंटू सी, वी बाई टू इंटू सी एक मूवमेंट डेवलप की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हम लोग निकालते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इन बैटन्स इक्वल टू एम इक्वल टू वी बाई टू। क्या केवल वी बाई टू होगा? नहीं, कितने नंबर ऑफ बैटन्स हैं ये तो पता नहीं है, तो डिवाइड कर दो, वी बाई टू डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। तो ये हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है वी सी बाई टू एन। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो यहाँ से हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे, इसकी कितना स्ट्रेस आ रहा है, सिग्मा बी सी इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई, और वो यहाँ से निकल आएगा। और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। किस इससे लेस देन, क्योंकि ये या तो कंप्रेसिव होगा या तो टेंसाइल होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट होना चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन सेफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का चीज़। ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स के लिए फॉर्मूला बनता है, इसको मैं वी एल लिख देता हूँ, वी एल लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स। शियर फोर्स, इसके लिए फॉर्मूला बनता है V इंटू सी डिवाइडेड बाई N इंटू S, वेयर S इज द स्पेसिंग बिटवीन कॉलम। S क्या है? स्पेसिंग बिटवीन कॉलम। तो ये बन के आता है लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स। और ये किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए? ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट था यहाँ पे, तो शियर फोर्स में √3 एक्स्ट्रा आ जाता है गामा एम नॉट। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स। ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटन्स और लेसिंग दोनों ख़त्म होता है। एक क्विक रिवीजन दोनों के लिए कर लेते हैं। क्या देख लीजिए, कंपेयर करके पढ़ लेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। ये मेरे शॉर्ट नोट्स का पेज है कि लैम्डा होल लेसिंग में 5% इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ 10% बैटन्स में। लोकल बकलिंग को अवॉइड करने के लिए ये क्लॉज दोनों में सेम है कि लैम्डा सी सी कंपोनेंट कॉलम का लैम्डा जो होता है वो सी बाई आर, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 या 0.7 लैम्डा होल। ठीक है, लैम्डा होल जो कि यहाँ से निकल रहा था। ठीक है, फिर देखो क्या है, कुछ चीज़ें लेसिंग में अलग और यहाँ पे अलग, कि पार्ट ऑफ कॉलम बकल्स देन इट इज़ नोन एज लोकल बकलिंग। इन लेसिंग लोकल बकलिंग अगर इफ़ थीटा इज़ लेस देन 40 डिग्री। मैंने क्या बात बोली थी कि अगर थीटा जो है, ये जो अगर ये एक ऐसे कॉलम है, ये एक ऐसे कॉलम है, और ऐसे जो लेसिंग लगा है इसका जो थीटा 40 डिग्री से कम हो गया तो वो बकल कर जाएगा। तो लोकल बकलिंग ना हो इसलिए थीटा लेस देन 40 डिग्री नहीं होना चाहिए।
तो थीटा 40 से 70 डिग्री होता है। डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग 45 ले लेते हैं, ईजी पड़ता है। तो जब 45 लेते हैं तो लेंथ इजकल टू L1/2 आ जाते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग ब्रेसिंग में देखिए, ब्रेसिंग में क्या बात किए थे कि ब्रेसिंग में हमारा थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें लोकल बकलिंग कब अकर होगी, इफ़ स्पेसिंग बिटवीन देम इज़ मोर, अगर स्पेस बढ़ा देंगे दोनों के बीच में तो लोकल बकलिंग तब जाके होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ बैटन्स इजकल टू L1, जो भी स्पेसिंग ये जो L1 आ रहा है, ये डिस्टेंस L1 आ रहा है इसी के बराबर, और यहाँ पे L1/2 आ रहा था, या L1 कोसेक थीटा आ रहा था, ठीक है। ये याद रखिएगा। डेप्थ और विड्थ ऑफ लेसिंग मेंबर, ये बी मिनिमम इजकल टू 3D, 16 के लिए 50 और 48 आएगा 50, 18 के लिए 54 तो उसको 55 कर दिया, 20 के लिए 60, ठीक है। और इधर डेप्थ इंटरमीडिएट के लिए अलग, इंड के लिए अलग। इंटरमीडिएट के लिए 2B या 3/4 L1, इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए, और इंड के लिए 2B या L1 से कम नहीं होना चाहिए। थिकनेस की बात करें तो सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस L/40, मतलब लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर डिवाइडेड बाई 40, या डबल लेसिंग के लिए लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर डिवाइडेड बाई 60, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिवाइडेड बाई 50। और लास्ट में स्लेंडरनेस रेशियो के लिए दोनों का क्लॉज सेम है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। शायद मैंने यहाँ स्लेंडरनेस रेशियो नहीं लिखा है, तो यहाँ देख लीजिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो के लिए दोनों का क्लॉज सेम है। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा कंप्रेशन मेंबर इंड होता है। अब हमारा जो बचा है वो बचा है बीम बचा है, हमारा प्लास्टिक एनालिसिस बचा है, जो कि एक बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन EAC वगैरह में बहुत पूछता है। प्लास्टिक एनालिसिस बचा है, और लास्ट टॉपिक बचा है एक और, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जिसमें गर्डर वगैरह देखेंगे हम लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।